हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सेट नंबर 2। इसके लिए आपको समय दिया गया है 1 घंटा और इसका पूर्णांक है 40। ठीक है, यहाँ पे सामान्य निर्देश लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 140। ठीक है, 2 से करेंगे 7 दूनी 14, 1 0, फिर से करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70, और इसको फिर से 5 से करिए तो ये हो जाएगा 7 5 6 35। ठीक है, मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन बी सही है। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF क्या है? ए बी इंटू LCM ए बी इक्वल टू डैश होता है। कितना होता है? तो आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू संख्याओं का गुणन। तो यहाँ पे संख्या मेरा क्या है? A इंटू बी। तो मेरा ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 45 और 160 का HCF है। 45 और 60 का जो HCF है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका HCF आएगा 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q तथा R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन जो सत्य है वो है B। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? B। A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि बहुपद x² - 9x प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यांक है। तब इसके शून्यांक कितने होंगे? इसके शून्यांक होंगे 1 प्लस 8, सॉरी 1 और 8। ठीक है, 1,8 ये होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। यदि अल्फा और बीटा, अल्फा कोमा बीटा जो है ना, अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक है तब क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तो आपको इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है। फिर से देखिए क्या है? ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो मेरा दिया है इस तरह से है ना, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? 1 2 3 4। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? टोटल 4। चलिए समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और तथा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यदि क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आपको याद है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर हो तो इनमें जो हल होगा, ठीक है, वो क्या हल होगा? तो समीकरण युग्म क्या होंगे? तो समीकरण युग्म होंगे अनेक हल होगा। ठीक है, इसका एक नहीं बल्कि बहुत सारे हल होंगे इसके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि रेखाएं क्या है? 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो k का मान क्या होगा? तो k का मान आप अगर सॉल्व करेंगे तो k का मान जो होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है? 15/4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। k के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 तथा kx प्लस 10y इक्वल टू 15 असंगत है?
जो असंगत मान है वो इसमें है आपका, जो असंगत मान है वो है आपका ये 16, ठीक है, यानी बी, ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, समीकरण युग्म 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 का हल क्या है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 का जो ऑप्शन, ठीक है, सही आंसर आएगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे आप घर में अच्छे से। समीकरण युग्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे कर लिए होंगे और अच्छे से इसको जानते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी समीकरणों x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा। a और b का मान निकालने के लिए आप दोनों समीकरण युग्मों को पहले लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। पहले माइनस कर दीजिए इसको, माइनस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस माइनस, तो यहाँ ये कट हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू आपका कितना हो गया 2, यानी y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1। y इक्वल टू 1, अगर y इक्वल टू 1 है तो b के जगह पे जो मान है 1 वो सही होगा। अगर इसका मान बैठा देंगे इसमें तो आपको पता चल जाएगा, यानी आपका जो x इक्वल टू मान आएगा वो 3 आएगा। अभी बताइए कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। 12 नंबर का क्या है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 और 7x माइनस 4y इक्वल टू क्या है 2 के हल क्रमशः हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसका आंसर आप कर सकते हैं, वैसे ही कर लेंगे जैसे किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट में उसी तरह से इसको करेंगे तो हो जाएगा। और इसका जो सही आंसर है, मैंने कर लिया इसको पहले ही, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो कमेंट सेशन में जाकर बोलेंगे तो मैं उसको करके आपको स्पेशली सेंड करूँगा। ठीक है, या फिर उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के फिर से दूंगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन सा है आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें जो द्विघात समीकरण है आई थिंक वो आप सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ये वाला सॉल्व करके देखते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सबको पता है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी 2ab 4x, ये हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 4 इक्वल टू क्या है 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको सबको एक तरफ लेके आइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4x, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो गया 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी आपका ये ऑप्शन बी सही है। 14 का क्या है, ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए कौन सा शर्त है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका जो सही आंसर है वो है जो d इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, d इक्वल टू 0 होगा, यानी तभी इसका यह सब संभव है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द्विघात समीकरण डैश का विविधकर है, यानी इसका d निकालना है। तो d आप जब निकालेंगे इसका तो इस तरह से निकाला जा सकता है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 माइनस 4 इंटू 1 करिए तो हो जाएगा 25 माइनस क्या 16 इक्वल टू 9। इसका d कितना आ गया 9, यानी कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 17। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर है।
ठीक है, इसके लिए भी आप सेम टू सेम सोल्व प्रोसेस करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 0। जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 18। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 18। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, समीकरण 3x² - 2x +1/3 के मूल क्या है। इसका मूल क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मूल मिलेगा 1/3 2 टाइम्स। ठीक है, इसका विविध करो, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए कर देता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18, देखिए क्वेश्चन लगभग यही है। जब आप इसका x इक्वल टू क्या करेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या है b² - 4ac/, ठीक है 4ac/2a लगाएंगे। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि द्विघात समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 का मूल सामने हो तो k का मान ज्ञात करें। जब इसके यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो k का मान जो आपका आएगा, ठीक है, मूल क्या है समान हो, यानी d = क्या है आपका 0, और d का फॉर्मूला मेरा क्या है b² - 4ac = 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा b² यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 4ac, 4 इंटू ए के जगह पे क्या आ रहा है आपका 4 इंटू ए के जगह पे है आपका k, c के जगह पे इंटू 1 = 0। आप इसको सॉल्व करिए, 16 उधर कर दीजिए तो हो जाएगा, यानी 16 = 4k और k = क्या हो गया 16/4, कैंसिल करेंगे तो 4, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है 20। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 का मूल क्या होगा। इसका मूल निकालेंगे तो आपको सेम टू सेम है उसके जैसा ही। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन जो बना रहे हैं द्विघात समीकरण का ही है। ठीक है, मूल निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, तो इसका जो सही आंसर होगा मैं डायरेक्टली टिक कर रहा हूँ, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा क्या है AP 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। प्रथम पद तो आपका देखिए जो पहले आता है सबसे पहले वही होता है, जो सबसे पहले आता है वही होता है, तो आपका इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसमें, और सार्वंतर माइनस करिए तो यानी d = होता है क्या a2 - a1, a2 में क्या है 1 -3 = -2। ठीक है, 3 - 2 ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है AP 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। इसका कौन सा पद शून्य है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी an = 0 लेके करेंगे तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है, कि कौन सा पद शून्य है। तो आप मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी क्या है 8वां पद इसका सही है, यानी 8वां पद क्या है इसका शून्य है, ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ट्राई अवश्य करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है AP 7 13 19, ठीक है डॉट डॉट क्या है 205 यानी 205 में कितने पद हैं। अगर आप इसके कितने पद हैं इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो है आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे वही an = a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे लगाएंगे 205, a कितना है 17 प्लस n-1 नहीं पता है ये लगाएंगे। ठीक है, और d माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 6। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ इसको पहले ही कर लिया हूँ तो आपको बता देता हूँ इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 34। इसका जो सही आंसर है वो क्या है 34 है।
ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 6 के विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। ठीक है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। कितना होगा प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग? जो 6 से भाग लगते हैं, ठीक है, तो आप कर लेंगे तो हो जाएगा। यानी 6 से भाग लगने वाले प्रथम 40 तो क्या होंगे? 6 12, पहले एपी बना लीजिए, 18, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके जाएंगे तो इसका 40th टर्म, ठीक है, तक का योग कितना होगा? ठीक है, इसके 40th टर्म यानी n इक्वल टू 40 तक जो होगा उसके टोटल का योग करेंगे तो वो कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है और मैंने इसका भी पहले से ही कर लिया है। इसका जो होगा 5920। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए, आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? चलिए जल्दी से बताइए। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, एकदम चुटकी में सॉल्व है। यानी समबाहु त्रिभुज क्या है? वो समरूप होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ए बी सी में यदि डी ई समांतर बी सी हो तथा बी डी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर और ई सी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर हो तो ए डी का मान ज्ञात करें। तो आप डायरेक्टली अब, ठीक है, कर सकते हैं क्या? ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई, ठीक है, ई सी करेंगे और मान बैठा के इसको सॉल्व कर देंगे तो आई थिंक इसका सही आंसर जो है मैं बता देता हूँ। मैंने इसको भी कर लिया है और इसका जो सही आंसर है वो है 2.4। ठीक है, इसको भी मैंने कर लिया था। आप इससे सॉल्व करेंगे, मान बैठा के निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? फिर से पढ़िए, देखिए एक बार क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को क्या कहते हैं? दो कोण की बात हुई है तो ए समरूपता। ठीक है, दो कोण की बात हुई है तो ए समरूपता है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन सी सही है जिसमें ए समरूपता लिखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी कौन नहीं है? ठीक है, इसमें से आपको पूछा है कि त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी कौन नहीं है। तो त्रिभुज की जो सर्वांग समता कसौटी है ये नहीं है, ए सर्वांग समता कसौटी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। क्या होंगे? निश्चित रूप से। दो, फिर से एक बार देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे? चलिए बताइए। सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होने वाले हैं? सर्वांगसम होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ठीक है, परेशान मत होइएगा क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताते जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा होगा। आप परेशान होइएगा नहीं और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ आप बेहिचक मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं आपके जहाँ नहीं समझ में आया उस सेशन को फिर से करने की और या फिर उसके लिए नया वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा। ठीक है, तो एकदम परेशान नहीं होना है और आगे देखना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक त्रिभुज है मेरा ए बी सी। ठीक है, इसका नाम लेते हैं जिसका सी कोण समकोण है, यानी ए बी सी ये समकोण है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहा गया है तो इसके दो भुजा समान है ये, तो आपका क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपको याद है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ac स्क्वायर है क्या? ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac² मेरे को लगता है ऑप्शन सी डी सही है इसका। ऑप्शन डी है ना जो मैंने किया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 7, ए सी इक्वल टू 25 और क्या है बी सी इक्वल टू 7 है, तो कौन बी का मान क्या होगा, कौन बी का मान क्या होगा। तो इसका कौन बी का जो मान होगा डेफिनेटली ये 90 होगा। चलिए बताता हूँ सर, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं तो समकोण त्रिभुज के बारे में पता ही चल ही गया होगा आपको कि अगर दो त्रिभुजों, ठीक है, त्रिभुज के दो भुजाओं का वर्गों का योग बराबर त्रिभुज के तीसरे भुजा का योग होता है, तो वो त्रिभुज वो त्रिभुज क्या होते हैं, उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखते हैं आपको इसमें दो त्रिभुज क्या है 24 का स्क्वायर करते हैं प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरा 25 का स्क्वायर होता है। चलिए चेक करते हैं, इसका होता है 576 प्लस 49 इक्वल टू ये होता है आपका 625, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625 इक्वल टू 625, तो बी के कोण का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरे भुजा की स्क्वायर के योग के बराबर है, ठीक है, स्क्वायर के बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसे सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये आप जान लीजिए, ठीक है, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 33, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। फिर से देखिए, एक बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P से केंद्र 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए, एक मेरा वृत्त है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई जो बताया गया है वो कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे मेरा P है। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक बार सही से बना लेते हैं, ये मेरा है वृत्त, ठीक है, ये मेरा वृत्त है और ये मेरा स्पर्श रेखा है, ठीक है, यहाँ से केंद्र ये हो गया, ठीक है, ये मेरा P है, ये वृत्त को जहाँ पे स्पर्श करती है यहाँ पे O लेते हैं और यहाँ पे मेरा कोई बिंदु ले लेते हैं। क्या कुछ बताया है क्या, वैसे कुछ नहीं बताया तो हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Q ले लिया, PQ हो गया, ये 15 है, ये 17 है, आपको ये निकालना है, ठीक है, तो आराम से निकाल लीजिए। OQ इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस क्या होगा PQ स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करके आप आराम से निकाल लेंगे। तो आपका जो सही आंसर होगा मैंने उसको निकाल ही लिया है, तो आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है 34 है, जो नहीं 33 है, जो इसका सही आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा और जो क्या है 8 सेंटीमीटर। चलिए समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि, ठीक है, एंगल क्या है पी ओ क्यू इक्वल टू 110, देन क्या होगा आपका पी टी क्यू क्या होगा पी टी क्यू। तो आपका पी टी क्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 70 डिग्री। पी टी क्यू कितना होगा 70 डिग्री। ये जो आपका इस तरह से है ये, ठीक है, ये इस तरह से है, ये आपको है ओ, इसका जो स्पर्श रेखा बोला है यहाँ पे ये टी है, ये पी है और ये क्यू है, ये दोनों तो 90 बनाते हैं, ये दोनों 90 बनाते हैं, तो यहाँ आपका हो गया 110 डिग्री, तो बचा कितना यहाँ पे आपका 70 डिग्री, ठीक है, यानी अब मेरा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या है 35। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये सिर्फ एक बिंदु पर। मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर दिया था, ठीक है, तो चलिए आपको ये हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। परेशान ना हो मेरे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको समझाया जा रहा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। आप मैथ अगर पढ़े हैं शुरू से तो आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन,
ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। मैं तो बिना आपको बताए भी डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ आप आंसर रट्टा मारेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दिया जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये है आपका सर्कल, यहाँ पे कोण बनता है 120 डिग्री का। ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, याद है आपको, थीटा बाई 360। ठीक है, पढ़े हैं तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये आपका कितना, 120 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 7 कट हो जाएगा, 7 7 कट हो जाएगा। ठीक है, 7 7 आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा इस 7 के साथ, बचा यहाँ पे। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 बाई कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि अगर 22 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि ये कितना होने वाला है। ठीक है, मैं तो बेहिचक बता दूंगा आपको बिना रुके ही कि कौन सा सही आंसर है, लेकिन आपको सॉल्व करना है तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, परिधि दिया हुआ है आपको, तो हमको याद ही है, चतुर्थांश है तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr। चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका यहाँ से आप r निकाल लेंगे, यहाँ से आपको r मिल जाएगा। अब जब r मिल जाएगा तो 1/4πr² का सूत्र लगाएंगे, जिससे आपको इसका जो सही आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो क्या होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण आपका होगा समकोण। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है समकोण। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत परेशान किया आज सबको। ठीक है, चलिए देखता हूँ। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा आपका होने वाला है कितना, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, चलिए इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पे आपको कर नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे को लगता है काफ़ी हो चुका है और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, डायरेक्टली इसका आंसर कर रहा हूँ। इसका आंसर कितना है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।